नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है दर्पण सिविल सर्विसेज के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि हमारी इस लेक्चर सीरीज के तहत इकोनॉमिक्स को हम कवर कर रहे हैं, जिसके तहत हमने पहला चैप्टर कृषि चालू किया हुआ था। ठीक है, कृषि को चालू किया था। अब चूँकि हमारे यहाँ पे जो पैटर्न रहता है, डेली लेक्चर के बाद हम क्वेश्चन देते हैं, तो आज का भी जो हमारा कल का क्वेश्चन था उसको डिस्कस करते हैं। कल के लिए आपका जो प्रश्न था वह था कि हरित क्रांति या द्वितीय हरित क्रांति को प्रारंभ किए जाने के कारणों का उल्लेख कीजिए। द्वितीय हरित क्रांति क्यों चालू की गई थी, उसके क्या कारण थे, इसका उल्लेख करना है। ये प्रश्न था आपका, है ना। यहाँ पे इस चीज़ को इस तरीके से लिखा जा सकता है कि प्रथम हरित क्रांति से उत्पन्न दुष्परिणामों को दूर करके, प्रथम हरित क्रांति से जो दुष्परिणाम उत्पन्न हुए, हमने नकारात्मक प्रभाव देखे हुए थे, उनको दूर करके कृषि का समग्र विकास करते हुए उसके लाभ को समावेशित करना। कृषि का समग्र विकास करना, उसके लाभ को समावेशित करना, मतलब लाभ, कृषि का जो लाभ है अधिशेष है वो सभी तक बराबर मात्रा में पहुँचे। इस हेतु से क्या किया गया, द्वितीय हरित क्रांति को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, द्वितीय हरित क्रांति को प्रारंभ किया गया था। अब उसके कारण क्या बनते हैं? पहला, आय विसंगतियों को दूर करना। आय में विसंगतियाँ 3 स्तरों पे आई थी। हमने देखा था कि वैयक्तिक स्तर पर, व्यक्तियों के मध्य, छोटे और बड़े किसानों के मध्य, क्षेत्रीय स्तर पर, मतलब राज्यों के स्तर पर। एक तो अंतर्राज्यीय, मतलब राज्यों के मध्य आ गई थी, जैसे पंजाब हरियाणा ज़्यादा लाभ प्राप्त किए, बाकी राज्य लाभ प्राप्त नहीं कर पाए। और तीसरा था अंतरा। अंतरा मतलब कि क्षेत्रीय, राज्य के जो अलग अलग क्षेत्र रहते हैं उनके अंदर, जैसे मालवा को ज़्यादा लाभ हुआ, बुंदेलखंड बघेलखंड को लाभ नहीं हुआ। तीसरा आ जाता है, अगला आ जाता है पॉइंट कि गेहूँ चावल के अतिरिक्त अन्य फसलों, गेहूँ चावल के अतिरिक्त अन्य फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि करना। हमने देखा कि पहले हरित क्रांति का सिर्फ लाभ कहाँ पहुँचाया गया, गेहूँ और चावल को पहुँचाया गया। दलहन तिलहन ये जो फसलें थी, वाणिज्यिक फसलें थी, ये इससे क्या रही, अछूती रहीं। तीसरा है कि कृषि विकास की प्रक्रिया में लघु एवं सीमांत कृषकों को भी समाहित करना। हमने देखा कि जो प्रथम हरित क्रांति में क्या था, निवेश की अत्यधिक आवश्यकता थी, और निवेश क्या था, लघु और सीमांत कृषकों के पास पूंजी थी नहीं, तो वो निवेश कहाँ से करेंगे, तो वो क्या हो गए, पीछे छूट गए उस प्रक्रिया से, विकास की प्रक्रिया से, तो उनको भी समाहित करना। अगला है सतत कृषि को बढ़ावा देना। हमने क्या देखा, हरित क्रांति के, प्रथम हरित क्रांति के दुष्प्रभावों में पारिस्थितिक प्रभाव में क्या हुए, पर्यावरण को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची, जल स्तर कम हुआ, मृदा की वो हुई, गुणवत्ता कम हुई, उत्पादकता कम हुई, कई सारी क्या बोलते हैं उसको, फसली बीमारियां उत्पन्न हुई, मानवीय बीमारियां उत्पन्न हुई रसायनों के प्रयोग की वजह से। तो इन सब समस्याओं को समाप्त करने के लिए सतत कृषि को बढ़ावा देना पड़ेगा। इसके लिए जगह है जैविक कृषि को हथियार के रूप में अपनाया गया। अगला है खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना। अब आपने क्या है, खाद्यान्न उत्पादन तो कर लिया, पर वो खाद्यान्न सभी व्यक्तियों तो बराबर मात्रा में पहुंच नहीं रहा है। ठीक है, बराबर मात्रा में पहुंच नहीं रहा, तो उस चीज़ को क्या करना है आपको, यहाँ से उत्पादित करना, क्या बोलना, सभी जनता तक, सभी लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, उस चीज़ को सुनिश्चित करना पड़ेगा। अगला है किसानों की आय में वृद्धि करना। अब यहाँ से क्या हुआ, किसानों को कुछ ना कुछ लाभ तो प्राप्त हुआ, विपणन वगैरह होने लग गया उनकी फसलों का, पर लाभ उनको क्या है, उनकी आय में वृद्धि नहीं हो रही। जैसे अभी सरकार का क्या लक्ष्य है, एक कि 2022 तक में हमको क्या करना है, किसानों की आय को दोगुनी करना है। तो इस चीज़ को यहाँ पे क्या किया गया, प्रोत्साहित किया गया। अगला है कृषि आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना। कृषि आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना मतलब वहाँ पे जो यंत्रों का प्रयोग है, कृषि यंत्रीकरण है, उस चीज़ को क्या करना है, यहाँ से वृद्धि करना, उस चीज़ को क्या करना है, बढ़ावा देना चाहिए। अगला है, अब आज के लेक्चर में आते हैं कि ग्रामीण साख के स्रोत क्या हैं। अभी हमने जो कल के पिछले लेक्चर में पढ़ा था वो ये था कि ग्रामीण साख क्या है, ग्रामीण साख क्या है, उसके विभिन्न प्रकार क्या होते हैं, इन चीज़ों को हमने पिछले लेक्चर में देखा हुआ था। अब आज के लेक्चर में ये रहेगा कि ग्रामीण साख के विभिन्न स्रोत क्या होते हैं। तो ग्रामीण साख के स्रोतों को अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं कि गैर संस्थागत स्रोत कौन से हैं और संस्थागत स्रोत कौन से हैं। ठीक है, गैर संस्थागत स्रोत और संस्थागत स्रोत कौन कौन से हैं। इसमें गैर संस्थागत स्रोत में पहले आ जाते हैं साहूकार महाजन लोग, साहूकार महाजन लोग आ जाते हैं, दूसरा आ जाता है भूस्वामी, और तीसरे आ जाते हैं चौथे कमीशन एजेंट। साहूकार हो गए, महाजन हो गए, भूस्वामी हो गए, कमीशन एजेंट, अड़ाती वगैरह जो होते हैं सहकारी मंडियों में, ये सब इसी कैटेगरी में आ जाते हैं, अनौपचारिक लोगों में, है ना। औपचारिक लोगों में जो संस्थागत व्यवस्था जो है ग्रामीण साख के लिए, उसमें क्या है, सहकारी समितियां आ जाती हैं, जिसके तहत भूमि विकास बैंक, ये सब आते हैं, है ना। दूसरा आ जाते हैं कि वाणिज्यिक बैंक, जो सामान्य बैंक होते हैं। तीसरा आ जाते हैं आरआरबी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो होते हैं। और चौथा आ जाता है नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड जो इन सबको क्या करेगा, वित्त पोषण करता है। अब आगे बढ़ते हैं, इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आते हैं गैर संस्थागत स्रोतों में। गैर संस्थागत स्रोत में
क्या लाभ होते हैं और क्या हानि होती है, इस चीज़ को समझते हैं पहले। जिसके लाभों को अगर देखें इसमें पहला आता है कि ऋण प्रक्रिया सरल है और बहुत ही कम औपचारिकताएं होती हैं। मतलब जो साहूकार महाजन लोग होते हैं वो ऋण देने में कोई कठिन क्या बोलते हैं उसको प्रक्रिया नहीं अपनाते हैं। आप सामान्य जाइए और उनसे ऋण ले लीजिए। ऋणदाता संपर्क आसान होता है, क्योंकि वो आपके गांव का ही व्यक्ति होता है, उससे संपर्क करना थोड़ा आसान होता है। तीसरा, उत्पादन तथा उपभोग दोनों कार्य हेतु वह ऋण प्रदान करता है। उत्पादक ऋण क्या होता है और अनुत्पादक ऋण क्या होता है, इसको हमने पिछले लेक्चर में समझा हुआ था कि वह ऋण जिसको आप क्या करेंगे, जिस पूंजी को निवेश करेंगे उससे कुछ लाभ प्राप्त होगा और उससे कुछ अधिशेष बनेगा, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, उत्पादक ऋण बोलते हैं। अनुत्पादक ऋण जो आप धार्मिक सांस्कृतिक कार्यों में खर्च कर देते हैं वो क्या कहलाता है, अनुत्पादक ऋण कहलाता है। तो ये दोनों प्रकार का ऋण देते हैं आपको। या अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, तीनों प्रकार के ऋण देते हैं। ये तीनों प्रकार के ऋण क्या होते हैं हमने पिछले लेक्चर में समझा हुआ था। पिछले लेक्चर में हमने इसको समझा हुआ था कि अगर 15 माह के लिए ऋण दिया जा रहा है तो वो क्या है, अल्पकालीन। 15 माह से 5 वर्ष के लिए ऋण दिया जा रहा है तो मध्यकालीन, और 5 वर्ष से अधिक समय के लिए ऋण दिया जा रहा है तो वो दीर्घकालीन ऋण कहलाता है। तो ये तीनों प्रकार का ऋण देते हैं और ये बिना किसी कोलेट्रल कहे ऋण देते हैं आपको, बिना किसी जमानत के ऋण देते हैं, बिना किसी कोलेट्रल के भी ऋण देते हैं आपको। तो ये इनके क्या लाभ होते हैं, पर इनसे ज़्यादा एक है इनके खतरनाक होते हैं हानियाँ, जो है इनकी समस्याएं क्या है इसके तहत। तो पहला क्या है कि यहाँ से 20 से 25% ब्याज वसूला जाता है इनके द्वारा। इनकी क्या है, यहाँ पे ब्याज दरें बहुत ही उच्च होती है, जो सामान्य दर होती है उससे बहुत उच्च होती है। खास करके जैसे अगर केसीसी से कंपेयर करें, किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जो सरकार ऋण देती है उसमें 5 से 6% में क्या है ऋण देती है। ये क्या है 15 से 20%, 25% तक उसमें ब्याज वसूलते हैं। ठीक है। अगली समस्या है ऋण जाल में फंसाया जाना। वो क्या है, आपको अनुत्पादक कार्यों के लिए ऋण देंगे, ऋण की पुनर्अदायगी के लिए ऋण देंगे। इस प्रकार से वो आपको क्या है ऋण के जाल में फंसा रहे होते हैं। ठीक है, तो एक ये समस्या है। तीसरा है अनुत्पादक कार्य हेतु क्या है, प्रोत्साहित करते हैं। अनुत्पादक कार्य हेतु ऋण लेने के लिए आपको प्रोत्साहित करते हैं। अनुत्पादक कार्यों हेतु ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रमों के लिए, दहेज वगैरह के लिए, ये सब है ना। फिर बही खाते में बेईमानी की जाती है। बही खाता मतलब उनका जो अकाउंट होता है उसमें क्या करते हैं वो लोग, कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते हैं, जिससे क्या है किसान पर ऋण का बोझ बढ़ता है। अगली जो समस्या है वो ये है कि फसल उन्हीं को बेचने के लिए मजबूर किया जाता है। अगर आपको क्या है बिना किसी जमानत के ऋण देगा और ये सब कुछ ना कुछ अगर लाभ देता है आपको सामान्य तौर पर बिना किसी औपचारिकता के, तो फिर उसकी अगली शर्त क्या होगी कि वो आप अपनी फसल बेचने के लिए आपको क्या कर देगा, मजबूर कर देगा उसी के पास। ठीक है, किसान को उसके पास ही फसल बेचने के लिए क्या किया जाता है, मजबूर किया जाता है। तो ये क्या थी आपकी गैर संस्थागत स्रोत की समस्याएं थी और उसके कुछ लाभ थे। अब आते हैं संस्थागत स्रोत में। संस्थागत स्रोत में हमको 3 से 4 चीज़ देखनी है। पहला सहकारी समिति देखनी है, दूसरा वाणिज्यिक बैंक देखने हैं, तीसरा आरआरबी देखनी है और चौथा आएगा नाबार्ड, कि नाबार्ड इस क्षेत्र में कैसे काम कर रहा है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हमको यहाँ पे देखना है। सबसे पहले आ जाता है सहकारी बैंक या सहकारी, जिनको समितियाँ कहा जाता है। ये क्या होता है, इनका स्वरूप क्या होता है, तो ये आपको क्या है 3 स्तरों पर मिलेंगे। 3 स्तरों पर ये आपको क्या है सहकारी बैंक या सहकारी समितियां मिलेंगे। पहला क्या होता है अल्पकालीन ऋण के लिए, दूसरा दीर्घकालीन ऋण के लिए इनका स्वरूप होता है, और तीसरा क्या होता है दीर्घकालीन के अंतर्गत ही प्राथमिक साख समितियां आ जाती हैं, और अपना जो राज्य से स्तर पर सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक जो होता है वो आ जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है सहकारी बैंकों की स्थापित क्यों किया गया, पहले इस चीज़ को समझते हैं कि किसानों का आपने देखा कि गैर संस्थागत तरीके से साहूकार महाजन इन सब के द्वारा क्या किया जा रहा है, एक तरीके से शोषण किया जा रहा है। तो इस शोषणकारी व्यवस्था से निजात दिलाने के लिए कृषकों के ऋण की व्यवस्था करने के लिए कम ब्याज पर और सब्सिडी युक्त ऋण की व्यवस्था करने के लिए सरकार के द्वारा इस व्यवस्था को स्थापित किया गया था। ठीक है, जिसके स्वरूप को हमने अल्पकालीन और दीर्घकालीन स्तर पर समझा हुआ है। अब अल्पकालीन स्तर पर इसका स्वरूप कैसा कैसा होता है उसको देखते हैं। तो इसमें क्या होता है राज्य सहकारी बैंक होते हैं राज्य के स्तर पर, जिला के स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं और ग्राम के स्तर पर प्राथमिक साख समितियां होती हैं। अब ये जो राज्य सहकारी बैंक होते हैं ये 2 काम करते हैं, पहला किसानों को भी डायरेक्ट ऋण देते हैं और दूसरा जो केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं इनको वित्त पोषण करते हैं। सेम चीज़ केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा की जाती है, ये भी डायरेक्ट किसानों को ऋण देते हैं और इनके द्वारा प्राथमिक साख समितियों को वित्त पोषण किया जाता है, और प्राथमिक साख समितियाँ सीधे क्या है किसानों को ऋण अदायगी करती हैं, ऋण प्रदान करती हैं। ठीक है, तो ये क्या था आपका
इसका स्वरूप था। अब आते हैं इसके लाभ क्या होते हैं। तो आपको क्या है, वहाँ पे जो हानियाँ हो रही थी, वहाँ पे जो हानि हो रही थी उन्हीं को लाभ बना दीजिए। सहकारी समिति में जो आपको हानि हो रही थी यहाँ पे लाभ हो जाएगा। भाई वहाँ पे ब्याज दर उच्च था, तो यहाँ पे सरकार के द्वारा उसका क्या है, नियमन किया जाएगा, उसका संचालन किया जाएगा, इसलिए ब्याज दर क्या है, उच्च नहीं रहेगा। दूसरा, वित्तीय समावेशन में सहायक होता है। अब यहाँ पे क्या है, आपको बैंकिंग प्रक्रिया से जुड़ना पड़ेगा, बैंक में खाता खुलेगा, इस कारण क्या है, वित्तीय समावेशन बढ़ेगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा। और तीसरा क्या है, ऋण में छूट व सब्सिडी का लाभ। जैसे अब क्या है, 2018 में 18-19 में क्या किया गया, कृषक ऋण माफ़ी की गई। ठीक है, कृषक ऋण माफ़ी की गई। तो अब ये सब जो योजनाएं आती हैं, लाभ आते हैं, तो इसको क्या है, इसका लाभ किसान उठा पाता है। ठीक है, तो ये है। अब इसमें कमियां क्या है, उस चीज़ को देखते हैं। तो कमियों में पहला इनका क्या है, घाटों में संचालन चल रहा है। घाटों में संचालन क्यों चल रहा है, क्योंकि एनपीए की समस्या है। दोनों समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कि अब क्या है, सबसे पहले समझते हैं एनपीए क्या होता है। तो अगर कोई ऋण है, किसी ने भी ऋण लिया हुआ है, अगर वो ऋण 90 दिन तक उस पर कोई ब्याज नहीं आए, 90 दिन तक उसमें, मतलब 1.5 महीने तक उसमें, 3 महीने तक उसमें कोई ब्याज नहीं आए, और साथ ही साथ उसमें मूलधन भी वापस ना हो, तो क्या कहला जाएगा, सरकारी परिभाषा के हिसाब से एनपीए कहला जाएगा। मतलब अब सरकार, बैंक को क्या है, उसको मान के चलना पड़ेगा कि बैंक उसमें क्या चला गया, घाटे में चला गया है। अब बैंक जब घाटे में जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली उसको नुकसान होगा, उसको बट्टे खाते में डालना पड़ेगा। दूसरी कमी क्या है कि कुल ऋण में अत्यंत कम भागीदारी है। अब जो टोटल ऋण मार्केट में वितरित हो रहा है, उसका लगभग 40 से 45% तो अकेले वाणिज्यिक बैंक वितरित करते हैं। आगे हम इस चीज़ को देखेंगे कि 40 से 45% अकेले वाणिज्यिक बैंक वितरित कर रहे हैं। बाकी उसमें कुछ 15% की भागीदारी आरआरबी की होती है। बाकी उसमें जो वो है, गैर संस्थागत क्षेत्र तो है ही। तो इसमें क्या, अल्टीमेटली फिर इनका देखा जाए तो इनकी भागीदारी क्या हो जाती है, निम्न हो जाती है। ठीक है, ये क्या था आपका, सहकारी समितियां, सहकारी बैंक थे। अब आते हैं दूसरा, वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंकों की कैसी भागीदारी है। तो देश के कुल संस्थागत ऋण में इनकी लगभग 42 से 43% की भागीदारी, अभी हमने जस्ट ऊपर डिस्कस किया, लगभग इनकी क्या है, 43% की भागीदारी है कुल संस्थागत ऋण में। ठीक है, इसमें लाभ क्या होता है कि जो ऊपर ही लाभ था आपका सहकारी समिति, वही लाभ यहाँ पे भी हो जाएंगे कुछ अन्य के साथ। पहला क्या है कि निम्न ब्याज दर रहेगा, क्योंकि सरकार के नियमों से संचालित, सरकार ने जितनी ब्याज इसमें तय कर दी है उतनी ही ब्याज यहाँ पे रहेगी। ठीक है, दूसरा, ऋण सुविधा की व्यापकता रहती है। ऋण सुविधा की व्यापकता का मतलब कि ये आपको अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन ऋण के साथ साथ उत्पादक ऋण, अनुत्पादक ऋण, सभी प्रकार के ऋण आपको प्रदान करेंगे। कृषि कार्य के लिए या लघु कुटीर उद्योगों के लिए सब प्रकार की आपको ऋण प्रदान करेंगे। तीसरा है, ऋण के साथ अन्य बैंकिंग सेवाएं मिल जाती हैं। ऋण के साथ अन्य बैंकिंग सेवाएं, जैसे कि आपको क्या होगा, बीमा सेवाएं हो गई, आपने वहाँ पे क्या करवा दी, एफडी वगैरह करवाते रहते हैं, तो ये सब सेवाएं भी आपको यहाँ पे इन बैंकों में मिल जाएंगी। इसके अलावा क्या है, ऋण के साथ निवेश बचत को प्रोत्साहन दिया जाता है। सीधी सी बात, अगर आप यहाँ पे क्या है, अपना बैंक खाता खुलवाएंगे तो बैंकिंग जो प्रशासनिक अधिकारी बैंकों के, वो आपको पूंजी निर्माण के लिए क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, निवेश के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो ये यहाँ के क्या होते हैं, लाभ होते हैं। पर यहाँ की भी कुछ हानियाँ होती हैं। वो हानियाँ क्या हैं, पहला कि जटिल बैंकिंग प्रणाली है, औपचारिकताएं इतनी ज़्यादा होती हैं यहाँ पर कि ठीक है, लाल फीताशाही इतनी ज़्यादा यहाँ पे विद्यमान है कि लोन क्या होता है, ऋण क्या होता है, पास ही नहीं होता है। तो जब आवश्यकता होती है फसल सीजन के पहले, तब आपको ऋण नहीं मिल पाता। दूसरी समस्या क्या जाती है यहाँ पे, कमी क्या है कि अत्यधिक औपचारिक आवश्यकता, वही हमारा पॉइंट ऊपर वाला। तीसरा है कि सीमांत तो कम भूमि वाले कृषकों की उपेक्षा की जाती है। अब यहाँ पे जो बड़े कृषक होते हैं, उनको क्या है, उनको ऋण आसानी से प्राप्त होता है, उनको लाभ ज़्यादा मिलता है इस व्यवस्था का। सीमांत और लघु कृषक जो होते हैं, जो कि टोटल 85% हैं कृषकों का, उनको लाभ कम प्राप्त होता है। अगला है, ऋण वसूली ना होने से एनपीए की समस्या। सेम समस्या जो हमारे सहकारी क्षेत्र में विद्यमान थी, वही यहाँ पे विद्यमान है कि ऋण की वसूली होती नहीं प्रॉपर तरीके से, और उस वसूली ना होने की वजह से दिक्कत क्या जाती है, सब जो ऋण वितरित किया गया है वो क्या है, एनपीए बनता जाता है। ठीक है, अगली समस्या जो जाती है कि वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों के मध्य समन्वय का अभाव। ये समस्या क्या है, बड़े स्तर पर विद्यमान है। जैसे क्या है, कोई एक व्यक्ति है, कोई किसान, जिसने सहकारी समिति से क्या किया है, लोन लिया हुआ है, सहकारी समिति से उसने लोन लिया है, और अब सहकारी समिति का ऋण, उसने ऋण वापस किया नहीं, तो वो कहाँ जाएगा अगली बार ऋण लेने के लिए, वाणिज्यिक बैंकों के पास जाएगा। अब वाणिज्यिक बैंकों के पास उसका पुराना डेटा है नहीं, तो उन्हें क्या है, उसके लिए नया लोन पास कर देंगे। कायदे से होना क्या चाहिए था कि सहकारी बैंकों द्वारा उस डेटा को शेयर किया जाना चाहिए था वाणिज्यिक बैंकों के साथ, कि फला व्यक्ति ने अभी तक पुराना ऋण वापस नहीं किया, इसलिए इसके लिए नया ऋण इशू ना किया जाए। ठीक है, तो ये समस्या यहाँ पे जाती है, कोऑर्डिनेशन के प्रॉब्लम की वजह से ये समस्याएं खड़ी होती हैं यहाँ पे।
अब आता है अगला जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। हमने पहले क्या डिस्कस किया हुआ है, सहकारी बैंक, दूसरा हमने इसमें डिस्कस किया वाणिज्यिक बैंक, और तीसरा आ जाता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित किए गए, 2 अक्टूबर 1975 को नरसिम्हन समिति के सुझाव पर, नरसिम्हन समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1975 को इन बैंकों को स्थापित किया गया था। इनका उद्देश्य क्या था, इनके उद्देश्य दो थे कि पहला कृषि क्षेत्र का विकास करना, और दूसरा अन्य ग्रामीण जो उसमें एक्टिविटी चलती, सहायक क्रियाएं चलती हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, उन सब के विकास हेतु कार्य करना। तो कृषि के लिए कृषि व्यापार वाणिज्य उद्योग इन सब के लिए निवेश करना, ऋण देना, और दूसरा लघु सीमांत कृषक श्रमिक कलाकार छोटे उद्यमी लघु कुटीर उद्योग इन सब के लिए ऋण प्रदान करना। ठीक है, तो ये इनका क्या है उद्देश्य था। अब आते हैं इनके संचालन में। इनका संचालन क्या है, बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया के तहत होता है। क्यों, क्योंकि इसमें इनकी जो इसमें जो हिस्सेदारी है, भागीदारी है इसके उसमें पूंजी में, वो 3 लोगों की है, 3 स्तरों की। एक पहला केंद्र सरकार की भागीदारी है 50% की, प्रायोजक बैंक होता है उसकी भागीदारी होती है 35% की, और तीसरा होता है राज्य सरकार, उसकी भागीदारी होती है 15% की। मतलब एक तरीके से देखा जाए कि इसका जो डे टू डे का जो वर्क होता है वो कौन नियंत्रित करता है, प्रायोजक बैंक नियंत्रित करता है, पर उसमें जो निवेश है वो कौन देता है, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार देती है। ठीक है, उसमें जो पूंजी का निवेश होता है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, वहन किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं इसका विनियमन में कि इसका रेगुलेशन कैसे होता है। तो इसका रेगुलेशन के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकिंग अधिनियम 1976 में लाया गया था, उसके द्वारा किया जाता, उसके तहत किया जाता है, किसके द्वारा, नाबार्ड के द्वारा। तो इसका विनियमन कौन करता है, नाबार्ड करता है। किसके तहत करता है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत करता है, वहां से इसको पावर मिलती है। अगला आता है कि भारत में आरआरबी की संख्या कितनी है। भारत में आरआरबी की संख्या आज की तारीख में मात्र 43 बची है। ऐसा क्या है, पहले 1975 में जब ये बैंक चालू हुए तो इनकी संख्या लगातार बढ़ती गई और लगभग 500 550 तक ये पहुंच गए। लेकिन बाद में इन बैंकों का क्या हुआ, ये बैंक घाटे में चले गए, ऋण की पूर्ण अदायगी हुई नहीं, बैंकों में एनपीए बढ़ता गया, तो इसका क्या हुआ, समेकन चालू हो गया, मर्जर चालू कर दिया गया। ठीक है, जो अभी राष्ट्रीय बैंकों के साथ हो रहा है, वाणिज्यिक बैंकों के साथ, वही प्रक्रिया इनके साथ चलेगी। उनको क्या कर दिया गया, समेकित करना चालू किया गया, मर्जर करना चालू किया गया। इस मर्जर की प्रक्रिया में कुछ बैंक बंद हुए, कुछ बैंकों का कुछ बैंक 2 से 3 बैंकों को मिला के एक बैंक बना दिया गया। तो ये प्रक्रिया की वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे मात्र 43 बैंक बचे। और दूसरी समस्या कि 2000 और 2002 के आसपास में विजय केलकर समिति ने इसमें ये बोल दिया कि इन बैंकों को अब नए आरआरबी की स्थापना नहीं की जानी चाहिए। तो उनकी अनुशंसा का यहाँ पे क्या किया गया, पालन किया गया। अब आते हैं इनके कार्य या लाभ क्या हैं। पहला कार्य क्या है कि ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, चूंकि वहीं स्थापित किए जाते हैं तो वहीं ये बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेंगे। दूसरा, आरआरबी, वही हमारा जो ऊपर का हमने उद्देश्य देखे हुए तो वही पॉइंट है कि सीमांत किसान, कृषि मजदूर, सहकारी समिति, इन सबको क्या करते हैं, ऋण प्रदान करते हैं। तीसरा आ जाता है हमारा कि मनरेगा के तहत श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान करना। मनरेगा के तहत जो श्रमिक मजदूर काम कर रहे होते हैं उनके खाते इन्हीं बैंकों में खोले जाते हैं और उनको यहाँ से भुगतान किया जाता है। अगला है कि पेंशन और अन्य सरकारी लाभों को ग्रामीणों तक पहुँचाना। जो सरकार की जो योजनाएं होती हैं पेंशन आदि संबंधित है ना, जैसे विधवा पेंशन, वृद्ध पेंशन, ये सब चीज़ें जो होती हैं इनमें इनके लाभ भी वो क्या है, ग्रामीण जनता तक पहुंचाते हैं। अगला है लाभ इनका कि अनुत्पादक कार्य हेतु ऋण उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा था सहकारी समिति, वाणिज्यिक बैंक द्वारा अनुत्पादक कार्य हेतु ऋण उपलब्ध नहीं करवाया जाता है, पर इनके द्वारा करवाया जाता है। अगला है निर्धनतामूलक कार्यक्रम में सरकार व जनता के मध्य सेतु का काम करना। सरकार जो गरीबी हटाओ कार्यक्रम चलाती है उसके लिए भी क्या करते हैं, सरकार का सहयोग करते हैं, सरकार व जनता के मध्य सेतु का काम करते हैं। ठीक है, तो ये इनके क्या थे, लाभ थे। पर यहाँ पे क्या है, कई सारी समस्याएं विद्यमान, इसी कारण इनकी क्या है, संख्या लगातार कम की जा रही सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे समस्याएं क्या है, पहली है समस्या संगठनात्मक समस्या। अब आपने क्या देखा हुआ है पहले कि इसमें 3 लोगों की हिस्सेदारी है। केंद्र सरकार की 50% की हिस्सेदारी होती है, राज्य सरकार की यहाँ 15% की हिस्सेदारी होती है, और जो यहाँ पे प्रायोजक बैंक होता है उसकी 35% की हिस्सेदारी होती है। ठीक है, अब तीनों की हिस्सेदारी अलग अलग है और जो इसका संचालन डे टू डे जो वर्क देखता है वो प्रायोजक बैंक देखता है। तो इसमें दिक्कत ये जाती है कि प्रायोजक बैंक इसका डे टू डे का कार्य तो देखता है, पर उसको जब पूंजी की आवश्यकता होती है उसके संचालन के लिए तो उसको केंद्र सरकार या राज्य सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, और केंद्र सरकार, राज्य सरकार इसमें अगर वित्त पोषण नहीं करेंगे तो इन बैंकों का कार्य क्या है, सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाएगा। ठीक है,
तो ये है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की नियंत्रण एजेंसियां कई हैं, जिससे इनके प्रबंधन में एकरूपता नहीं रहती है। दूसरी समस्या आती है वसूली की समस्या। जो समस्या वाणिज्यिक बैंकों के साथ थी, जो समस्या सहकारी बैंकों के साथ थी, वही समस्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ भी है कि अगर आपका जो ऋण है वो वसूल नहीं हो पाएगा तो उससे क्या है, एनपीए की समस्या खड़ी होगी, और एनपीए की समस्या की होने की वजह से आपका क्या है, बैंक घाटे में जाएगा, और अल्टीमेटली उसको क्या है, जो ये समेकन वगैरह किया जा रहा है, मर्जर किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, तो ये सब समस्याएं देखने को वहाँ पे मिलेंगी। तीसरा है प्रबंधन की समस्या। अब आपने देखा कि जो वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 3 प्रकार के लोग हैं, केंद्र सरकार के लोग हैं, राज्य सरकार के लोग हैं, प्रायोजक बैंक के लोग हैं। अब 3 प्रकार के लोगों के होने की वजह से क्या है, उसमें निर्णय जो प्रक्रिया होती है उसमें बाधा उत्पन्न होती है, निर्णय नहीं हो पाता, जिससे क्या है उसके कार्य संचालन सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। इसके अलावा अन्य क्या समस्याएं हैं उसमें, तो बैंक कर्मचारियों ग्रामीणों के साथ सामंजस्य न हो पाना। अब बैंकिंग कर्मचारी जो होते हैं उनका ग्रामीणों के साथ सामंजस्य नहीं हो पाता है। इस कारण क्या होता है, बैंकिंग कार्य सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाते हैं। अगला जो समस्या है वो इसमें कि बैंकों को निरंतर हानि होने से सरकार के राजस्व में कमी आती है। बैंकों को निरंतर हानि होने से सरकार के राजस्व में कमी आती है, जिस कारण वह संचालन के लिए केंद्र और राज्य निधि पर निर्भर होती है। पॉइंट को हमने पहले भी समझा हुआ था। तो ये क्या थी आपकी आरआरबी के संबंध में समस्याएं जो विद्यमान हैं वो हैं। अब इसमें सुधार हेतु सुझाव बताए जाएंगे। सुधार हेतु क्या किया जाना चाहिए, तो 2011 में केसी चक्रवर्ती समिति बनाई गई थी। केसी चक्रवर्ती समिति ने जो सुझाव दिए थे उनके आधार पर यहाँ काम किया जा सकता है कि यहाँ वित्त पोषण किया जाए। इस वित्त पोषण वाला जो सुझाव था इसको सरकार ने अच्छे तरीके से लागू किया है, इसको हम समझेंगे सरकार के प्रयासों में। और दूसरा कि वाणिज्यिक बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि इनकी बैंकिंग सेवाओं में क्या है, सुधार हो सके। जैसे नीति आयोग द्वारा आजकल किया जाता है कि स्वच्छता के लिए वो क्या है, कुछ कंपटीशन करवा दिया, शिक्षा के लिए कुछ कंपटीशन करवा दिया। इससे क्या होता है, व्यवस्थाओं में सुधार होता है, क्योंकि हर कोई क्या है, फर्स्ट रैंक पे आना चाहेगा। वही चीज़ यहाँ पर भी की जानी चाहिए। अब जो केसी चक्रवर्ती समिति का सुझाव था वित्त पोषण वाला, उसको सरकार ने कैसे लागू किया, तो उन्हें 1340 करोड़ रुपए का यहाँ पे निवेश करने का प्रस्ताव बजट पास किया। ठीक है, जो अपना वाणिज्यिक बैंक है, वाणिज्यिक बैंक जो कि घाटे में चल रहे हैं, उनको उनके उत्थान के लिए सरकार ने क्या किया, 72,000 करोड़ रुपए का निवेश की घोषणा की। ये 2000 कब किया गया, 2016-17 में किया गया। किस योजना के तहत, इंद्रधनुष योजना के तहत। ठीक है, इंद्रधनुष योजना के तहत 7 काम किए गए थे, 7 सुधार किए गए थे बैंकिंग सेक्टर में। उनमें से एक सुधार ये था कि बैंकों में वित्त पोषण किया जाएगा। ठीक है, उसके तहत 72,000 करोड़ रुपए का उनने लक्ष्य रखा था। सेम चीज़ यहाँ पे भी की, यहाँ पे भी 1340 करोड़ रुपए का पुनर्पूंजीकरण योजना को मंजूरी दी गई सरकार के द्वारा, ताकि वहाँ पे निवेश करके उस क्षेत्र में सुधार किया जा सके। ठीक है, ये जो योजना थी 1340 करोड़ रुपए की, इसको 2010-11 से लागू किया गया था, पर अभी पिछले 2-3 वर्षों में इसमें क्या है, ज़्यादा सुधार हुआ है। जो बजटीय प्रक्रिया के तहत जो वो होना चाहिए था, वित्त आवंटन होना चाहिए था, उसमें सुधार किया गया है। ठीक है, तो ये क्या था, आपका आरआरबी थे, जिसमें हमने क्या देखा कि उनका स्वरूप कैसा है, उनका उद्देश्य क्या है, उनको किस प्रकार से लाभ हो रहा है, और उसमें कमियां क्या विद्यमान है, और कमियों के साथ साथ उनमें क्या सुधार किया जाना चाहिए। तो सुधारों को हमने केसी चक्रवर्ती समिति के अनुसार देखा। अब आज का लेक्चर नहीं खत्म होता है, खत्म करने के पहले कल के लिए जो आपका प्रश्न रहेगा वो ये रहेगा कि हरित क्रांति की सफलता का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है यहाँ पे। ठीक है, हरित क्रांति की सफलता का आलोचनात्मक मूल्यांकन 11 मार्कर में, मतलब कम से कम 200 शब्द यहाँ पे लिखे जाने चाहिए। ठीक, स्टैंडर्ड जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से। आज का लेक्चर खत्म करते हैं, धन्यवाद।